खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर है दिल्ली से, कार ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। थोड़ी देर में गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में आईबी चीफ, डीजी, एनआईए शामिल होंगे। गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आ रही है। कार ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। थोड़ी देर में गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये पूरी मीटिंग होगी। बैठक में आईबी चीफ, डीजी, एनआईए शामिल होंगे। गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की। गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग, कार ब्लास्ट से जुड़ी ये मीटिंग है। बड़ी मीटिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है। बैठक में आईबी चीफ, डीजी, एनआईए, गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सभी लोग मौजूद रहेंगे। राजेश शिरोठिया जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ पूरी। राजेश शिरोठिया जी, स्वागत है एशियन न्यूज में। राजेश शिरोठिया जी, नमस्कार। कल एक बड़ा धमाका हुआ, दिल्ली को दहलाने की पूरी कोशिश की गई और ऐसे में कुछ लोगों की जान गई। एक दुखद घटना जो घटित हुई आतंकियों द्वारा। आज गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक होनी है, हाई लेवल की बैठक होनी है। लेकिन सर, सवाल यह है कि काफी समय से प्लानिंग चल रही थी इन आतंकवादियों की। बड़ी कोशिश की गई, इंटेलिजेंस ने अपना काम किया, कई लोगों को पकड़ा गया। कहा जा रहा है कि जिसने ये धमाका किया है वो डर गया था, उसी के पीछे भी लगी हुई थी एनआईए। वो डर गया था, उसने डर के मारे धमाका कर दिया। देखिए, मैं आपको एक बात सीधी सीधी बता सकता हूँ। अपने पुराने क्राइम रिपोर्टिंग के अनुभव और जो नक्सलाइट या टेररिस्ट एक्टिविटीज की जो मोडस ऑपरेंडी होते हैं, उसके आधार पर आपको बता सकता हूँ कि इस घटना का जो लाल किले के पास में हुआ, जो शाम को धमाका हुआ है, इसका सुबह जो हरियाणा पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, आईबी ने, तो सारे लोगों ने मिलकर जो फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक जब्त किया है और 2500 किलो विस्फोटक बनाने वाले जो केमिकल बरामद किया है, AK-56 राइफल है, AK राइफल है, चाइनीज स्टार पिस्टल है, बेल्टा पिस्टल है, 2 मैगजीन है, कार्टेज है, सूटकेस है, उसमें 20 टाइमर बैटरी है, 24 रिमोट कंट्रोल है, 5 किलो हैवी मेटल है। ये सब सारी जो चीजें वाकी टॉकी तक है उसमें। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो दिल्ली की घटना जो है ना, वो ऐसा है कि ठाकुर साहब चले थे गर्दन का उड़ाने और उंगली काट के जो है ना शहीद हो गए, है ना। तो ये जो ताबड़तोड़ कार्रवाई जो फरीदाबाद में हुई, जो कि साउथ दिल्ली का एरिया है, और ये जो लाल किले के आसपास का एरिया है, ये नॉर्थ दिल्ली का एरिया कहलाता है। तो दिल्ली में तो ही तो पूरी तरह से इनका जो आतंकी मॉड्यूल जो है वो फैला हुआ था। तो जब विस्फोटक का बरामद हो गया तो ये आपाधापी में किया हुआ है कि चलो कुछ तो करो नहीं, क्योंकि ये भारत के अंदर से ये साजिश ही नहीं हुई है। ये विदेश से पैसा आया, विदेश से विस्फोटक आया है, और यहाँ पर जो है इनको यहाँ पे जो लोग जो है ना, पाकिस्तान में क्या होता है कि वहाँ पैसों की खातिर कोई कुछ भी कर सकता है, और वहाँ जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियां होती है वहाँ पैसे के लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ पैसे के साथ में इमोशन भी इन्वॉल्व है। इनको इमोशनली जो है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जिहाद के नाम पर टर्न करके और वो किया जाता है कि वो अपना खुद का अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर लोग हैं जो 3 दिन पकड़े गए फरीदाबाद में, तो
जो कार मिली है वो कार भी सलमान के नाम पे रजिस्टर्ड है, भले ही वो कह रहा है कि हमने किसी को दे दी थी। नहीं, अगर दे दी थी तो वो कार आपके नाम रजिस्टर्ड क्यों थी, ट्रांसफर क्यों नहीं हुई थी? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, इन व्यक्तियों को सुलझाया जाना है। और जैसा कि कल गृह मंत्री जी ने कहा अमित शाह ने कि वो एफएसएल डेफिनेटली एफएसएल जो जांच के जो नमूने इकट्ठे किए उससे पता चलेगा कि विस्फोटक जो है कौन सा प्रयोग हुआ है, या फिर ये ऐसा तो नहीं, ये भी हो सकता है कि सीएनजी गैस का सिलेंडर फट गया जिसकी आशंका बहुत कम रहती है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी इंजन होते हैं उनमें इतने फटते नहीं है इस तरह से। तो निश्चित रूप से उस पर विस्फोटक रखा है और आपाधापी में जो है यार कुछ तो कर गुजरे, कुछ तो हमें अपने विदेशी आका जिनने पैसे और सारा उपलब्ध करा है उनको हम कुछ न कुछ मुहैया करा दें। तो आप ये समझ लीजिए कि फरीदाबाद में जो जब्ती हुई है और जो लाल किले पे जो विस्फोट हुआ है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। क्या देखिए, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में अस्तित्व में आई 2014 में, उसके बाद जितने भी आतंकी हमले हुए हैं वो सब पाकिस्तान प्रायोजित थे, लेकिन वो उनका केंद्र क्या था? उड़ी था, उनका अमृतसर का था, बालाकोट का था, उनका जो है बीएसएफ के हेडक्वार्टर पे था, पुलवामा में था, माने जम्मू कश्मीर तक था और पंजाब की बॉर्डर तक आ गए थे वो। वहां तक उन्होंने घटना की और थोड़ा सा उन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट को भी जगह दी, मतलब उसको भी दिया और उसको भी प्रमोट किया। लेकिन दिल्ली में आ जाना कोई हैरत की बात नहीं है। अब सबसे बड़ा खतरा ये कि दिल्ली के आगे कितने बढ़ गए हैं ये जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। इसको पता लगाना और समय रहते इसको रोक पाना, क्योंकि क्या है जो भारत के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, अभी आपको पता है कि जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लश्कर तैयबा का जो मोहम्मद शहीद है, शहीद हाफिज, जो मुंबई 2008 के मुंबई ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड माना जाता है, वो बौखलाया हुआ है और वो पहले से धमकी दे रहा है। और आप देखिए अभी से बात नवंबर की नहीं है, अक्टूबर सितंबर में भी लगातार विस्फोटक लगातार बरामद हुए हैं और जम्मू कश्मीर में तो आतंकी हमले लगातार चल रहे हैं। तो वो जो ऑपरेशन सिंदूर की हार की बौखलाहट है वो पाकिस्तान अपने जो आतंकी संगठन जिनको पनाह देता है उनके उससे वो हो रहा है। अब आप देखिए कि सिर्फ भारत सरकार के गृह विभाग के अफसर ही अलर्ट नहीं है जांच करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर भी खलबली मची हुई है कि अब कहीं ऑपरेशन सिंदूर जो अभी तक सस्पेंडेड है कहीं फिर से शुरू नहीं हो जाए। इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात जो है वो चरितार्थ हो रही है कि आप चूंकि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इसलिए आपको लग रहा है कि अभी जो बैठक होने वाली है, बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है? देखिए अभी तक किसी ने आतंकी संगठन ने अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। देखिए कोई जिम्मेदारी, क्या ये डर है, उन आतंकियों को डर है कि अगर हमने इसकी जिम्मेदारी ले ली पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने तो फिर ऐसा ना हो ऑपरेशन सिंदूर फिर भारत शुरू कर दे? बिल्कुल मनीष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए अब वो दिन चले गए थे, वो तत्काल जिम्मेदारी लेने का मतलब क्या है कि एक चुनौती देना कि हाँ ये आई डन दिस, ठीक है ना। लेकिन उनको पता है कि अगर वो आज की तारीख में ये कहेंगे कि आई डन दिस तो दे विल हैव टू फेस द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ही गंभीर नतीजे उनको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बैठक की जहाँ तक बात है जो गृह मंत्रालय में हो रही है वो तो एक डायरेक्शन तय करने के लिए चीजें होती हैं, लेकिन सारे चीजें एक्शन जो कुछ भी भारत की जो है सेना को, पुलिस को, है ना, एनआईए जो सबसे बड़ी जो है अपनी घटना की एजेंसी है ना, एनएसजी कमांडोज हैं, इन सबका कब कहाँ क्या इस्तेमाल किया जाना है। मतलब कुल मिलाकर अभी बैठक में बहुत सारी चीजों को समझा भी जाएगा कि अब हमें आगे से कैसे किस तरह से पूरे चीजों से निपटना है, कैसे काम करना है, कैसे अलर्ट पर रहना है, क्या कहाँ पर हमें अलर्ट घोषित करना है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से एक और आ रही है। लाल किला अगले आदेश तक बंद रहेगा, लाल किले के अंदर नहीं जा सकेंगे पर्यटक। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है
धमाके के बाद कि लाल किला अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। लाल किले के अंदर कोई भी पर्यटक नहीं जा सकेगा। तो अगले आदेश तक लाल किले को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो कोई भी पर्यटक अब लाल किले में जब तक आदेश नहीं आ जाता है कि लाल किला खुल गया है, आप जाकर घूम सकते हैं, तब तक कोई भी पर्यटक वहां पर घूमने की उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके से 8 लोगों की मौत हुई है। ब्लास्ट के बाद छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी किया गया। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल समेत भीड़ वाली जगहों पर जांच की गई। वहीं रायपुर में भी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हाईकोर्ट, बस स्टैंड, होटल प्रतिष्ठानों सहित भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग कर संवेदनशील स्थानों की निगरानी की। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मॉनिटरिंग की जा रही। ग्वालियर शहर में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। प्रशासन ने शहर में हाई अलर्ट घोषित करते हुए सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया। हमीरपुर में भी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में रात में शहर के होटल, लॉज, मॉल, रोडवेज, बस स्टैंड और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। भदोही समेत देश के तमाम राज्यों में प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली में सोमवार को विस्फोट की घटना के बाद रेलवे स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सोमवार रात आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से दुर्ग रेलवे स्टेशन और भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर व्यापक जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान संदिग्ध दिखाई देने वाले यात्रियों से पूछताछ की गई। स्टेशन परिसर में यात्रियों के सामान की भी एहतियातन जांच की गई। इसके अलावा सीसीटीवी को भी खंगाला गया। दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस प्रशासन ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट समेत सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की टीम यात्रियों और लगेज की अतिरिक्त जांच कर रही है। वहीं रेलवे स्टेशन में आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम हर आने जाने वाले व्यक्ति पर कड़ी नजर रख रही है। बस स्टैंड पर भी पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। शहर के प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की गश्त तेज की गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें और अफवाहों पर ध्यान न दें। शहर भर में चेकिंग अभियान लगातार जारी है और एक एक वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है। दिल्ली की दुर्भाग्यजनक घटना को दृष्टिगत रखते हुए एहतियात के तौर पर रायपुर में भी चेकिंग अभियान जारी रखा गया है। इसमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौक चौराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाई गई है ताकि गाड़ियों की डिक्की चेक किया जा सके। संदिग्ध वाहनों के अलावा संदिग्ध व्यक्तियों को भी चेक किया जा सके। सभी को अलर्ट रखा गया है और हमारी टीम लगी हुई है। सभी थाना प्रभारी राजपूत अधिकारी अलर्ट। इसी बीच बड़ी खबर है, फिर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर। कार में बैठे शख्स की पहचान हुई है। संदिग्ध उमर मोहम्मद की तस्वीर सामने आई है। सुनहरी मस्जिद में 3 घंटे खड़ी थी कार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। कार में बैठे शख्स की जो पहचान है वो अब हो गई है। संदिग्ध उमर मोहम्मद की तस्वीर सामने, सुनहरी मस्जिद में 3 घंटे खड़ी थी कार। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कि संदिग्ध उमर महमूद की तस्वीर सामने आई है। सुनहरी मस्जिद में 3 घंटे ये कार खड़ी थी। और जो अंदाजा और जो अंदेशा लगाया जा रहा था उमर महमूद को लेकर, एनआईए की टीम लगा रही थी, लेकिन वो कंफर्म नहीं थी। अब उसको कंफर्म कर दिया गया है
कि उमर महमूद ही था उस कार में और उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। सुनहरी मस्जिद में 3 घंटे कार खड़ी थी और आपको बता दें कि ये पैनिक था, ये डरा हुआ था, सहमा हुआ था, क्योंकि इसी की तलाश की जा रही थी। क्योंकि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में ताबड़तोड़ गिरफ्तारी से ये उमर मोहम्मद जो है, डॉक्टर उमर मोहम्मद, ये पैनिक था। जम्मू कश्मीर हरियाणा की पुलिस इस शख्स की तलाश कर रही थी। इसी हड़बड़ी में इसने कार में डेटोनेटर लगाया और लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने ब्लास्ट कर दिया, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन पैनिक तो था ये, क्योंकि फरीदाबाद से जब आतंकी गिरफ्तार हुआ, 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया, फिर ताबड़तोड़ गिरफ्तारी की गई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से इसको इस बात का डर था कि कहीं ये पकड़ा ना जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का आज शंखनाद हो चुका है। दूसरे और आखिरी चरण के लिए सुबह 7 बजे से बिहार की 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्री भी शामिल। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 45,399 मतदाता केंद्र पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 40,073 ग्रामीण क्षेत्र में है। कुल मतदाताओं में 1.75 करोड़ महिलाएं हैं। हिसुआ सीट नवादा में सबसे अधिक 3.67 लाख मतदाता है। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने नरकटियागंज पश्चिम चंपारण में दूसरे चरण के तहत मतदान किया। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने सुपौल बिहार में दूसरे चरण के मतदान के तहत वोट डाला। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी अपना वोट डाला। भाजपा उम्मीदवार कृष्ण नंदन पासवान ने और भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने वोट डाला। अविनाश सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अविनाश, आज आखिरी चरण का चुनाव है, मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है आखिरी चरण के चुनाव में? आखिरी चरण के चुनाव में मतदाताओं को काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार से विभिन्न जिला से एकदम रिपोर्ट आ रही है क्या कि महिला और नौजवान में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो है ऐसे लोगों जो है अपने कतार में खड़े होकर और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर महिलाओं में जो है गजब का उत्साह जो है इस बार की वोटिंग में देखने को मिल रहा है। महिलाएं बढ़ चढ़कर अविनाश हिस्सा ले रही हैं वोटिंग में। जी हाँ, महिला की भागीदारी काफी देखी जा रही है। विभिन्न जगह पर जो है महिला सुबह से ही मतलब कि खाना बनाना छोड़कर जो पहले जो है मतदान में हिस्सा लेने को लेकर पंक्ति में खड़ी हो गई है। जी क्या लग रहा है इस बार? इसी बीच प्रधानमंत्री बोले, इस बार जो है पिछले प्रथम चरण के मतदान से भी इस चरण में जो है ज्यादा मतदान होने की उम्मीद जो है शुरुआती रुझान में लग रही है। जी ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इस बार जो पहले चरण का मतदान हुआ उससे ज्यादा मतदान होने की संभावना है दूसरे चरण में, क्योंकि लाइनें भी दिख रही हैं, लंबी लंबी कतारें, लोग निकल रहे हैं बाहर मतदान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।